दोस्तों, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ साजिशें हुई हैं, जो पकड़ी गई हैं, उनमें से एक बहुत अहम साजिश जो थी वो रावलपिंडी साजिश के नाम से मशहूर है। 1951 पाकिस्तान में फ़ौजी इनकलाब की पहली कोशिश, हसन ज़हीर साहब ने इस किताब को लिखा था। ये 1998 में अंग्रेज़ी में शाया हुई और उसके बाद फिर उर्दू में इसका तर्जुमा ऑक्सफर्ड ने छापा था, लेकिन 2002 में, और उसके बाद ये काफ़ी अरसे से ये मार्केट में नहीं थी, बाज़ार में नहीं थी। लेकिन अब 2024 में रॉयल बुक कंपनी कराची ने इसको दोबारा शाया किया है उर्दू तर्जुमे के साथ। रावलपिंडी साजिश 1951 पाकिस्तान में फ़ौजी इनकलाब की पहली कोशिश। हसन ज़हीर साहब ने इसको लिखा, तर्जुमा है सोहेल अंजुम साहब का। इस किताब की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि रावलपिंडी साजिश केस के हवाले से बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ज़फ़रुल्लाह पोशनी साहब जो ख़ुद भी उसका एक हिस्सा थे, उन्होंने भी उसके बारे में पूरी एक किताब लिखी है, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, उसमें भी कुछ जिक्र मौजूद है। इसके अलावा और जो इस किरदार थे, इस मेजर जनरल अकबर ख़ान साहब, उन्होंने भी इसका जिक्र किया अपनी किताब के अंदर। और बहुत सारे जो फैज़ अहमद फैज़ साहब थे और बहुत सारे जो इश्तराकी या सोशलिस्ट हजरात थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जिक्र किया। लेकिन हसन ज़हीर साहब की इस किताब को बहुत अहमियत हासिल है, और उसकी वजह यह है कि हसन ज़हीर साहब ने बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में दोनों पहलुओं को देखते हुए, और तमाम ये जो मुकदमा चला और इसकी साजिश कैसे तैयार हुई, और वाकई ये साजिश थी भी कि नहीं थी, और इसके मुहर्रकात क्या थे, और इसके पीछे जो इश्तराकी जहन या सोशल जहन था वो वाकई मौजूद भी था कि नहीं था, इन तमाम पहलुओं पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये तहकीक की, रिसर्च की, और उसके बाद इन्होंने किताब लिखी। मुकदमा और फैसला, इसमें मुकदमा भी मौजूद है और फैसला जो हुआ वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो शुरू में वो हमें मुतारिफ़ करवाते हैं ड्रामे, इस पूरे ड्रामे के किरदार से। उन्होंने उसका उन्वान ही रखा है ड्रामे के किरदार। तो ड्रामे के किरदारों की अगर बात करें तो जाहिर है कि मुल्ज़मान जो थे इसमें काफ़ी थे। इसमें अगर हम देखें तो मेजर जनरल अकबर ख़ान साहब थे, और उसके बाद एयर कमोडोर M.K. जंजुआ साहब थे, मेजर जनरल नज़ीर अहमद साहब थे, ब्रिगेडियर सादिक ख़ान साहब थे, ब्रिगेडियर मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ ख़ान थे, और लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ियाउद्दीन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल नियाज़ मोहम्मद अरबाब थे, कैप्टन खिज़र हयात थे, और मेजर हसन खान थे गिलगित से, इन्होंने भी किताब लिखी है बहुत ज़बरदस्त। ज़फ़रुल्लाह पोशनी साहब जैसे कैप्टन थे, और अकबर ख़ान साहब की जो मोहतरम वाइफ थी मिसेस नसीम, उनका भी जिक्र है। फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, सज्जाद ज़हीर साहब का इसमें जिक्र है, मोहम्मद हसन अता साहब का जिक्र है। और फिर इसमें जो वादा माफ गवाहान बने फ़ौजी, जो इस साजिश को पकड़वाने में जिन्होंने अहम हिस्सा लिया, उसकी बात है। तो असल में इसका जो पस मंज़र है वो बज़ाहिर कश्मीर नज़र आता है। लियाक़त अली ख़ान साहब के ज़माने में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पहली जंग कश्मीर के मामले में छिड़ी 1948 के अंदर और 47 के अंदर, और उसके बाद वहाँ से विड्रॉल हुआ पाकिस्तानी अफवाज का और लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, तो कहा यह जाता है कि उस पर जो है वो बहुत सारे जो फ़ौजी हजरात थे, जिन्होंने मेजर जनरल अकबर ख़ान ने भी उसमें हिस्सा लिया और बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, तो वो काफ़ी नाराज़ थे लियाक़त अली ख़ान साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़। तो उन्होंने ये सोचा कि ये हुकूमत जो है, जो सिविल हुकूमत है, ये सिविल हुकूमत जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम है, और पाकिस्तान की सालमियत और बका जो है वो सिविलियन जो ये लियाक़त अली ख़ान साहब कर रहे हैं वो शायद नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो हमें एक फ़ौजी बगावत बर्पा कर देनी चाहिए। एक हैरत अंगेज़ बात जो नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि 1947-48 में भी पाकिस्तान कायम हुआ है, और उसके बाद जंग हुई है पहली, और 1951 के अंदर ये तय करती है हमारी फ़ौजी अशराफिया जो थी, उस वक्त की जो फ़ौजी अशराफिया थी, वो ये तय करती है कि सिविलियन बालादस्ती को ख़त्म करके एक फ़ौजी इनकलाब की कोशिश की जाए और मुल्क में जो है फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी जाए, जो कि बाद में 1956-58 के अंदर सिकंदर मिर्ज़ा और फिर अय्यूब खान साहब के ज़माने में बाकायदा उसका पाया तकमील तक पहुँची। लेकिन उसका आगाज़ जो है वो यहाँ से, इस सोच से होता है। तो बहरहाल एक दूसरी बात इसके अंदर जो है वो ये है कि इसके अंदर जो एक सोशलिस्ट एलिमेंट है वो बहुत अहम है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो बनना था, पाकिस्तान बनने के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने पाकिस्तान के बनने की हिमायत की थी, और पाकिस्तान बनने के बाद सैयद सज्जाद ज़हीर साहब और बहुत सारे जो सोशलिस्ट हज़रात थे वो पाकिस्तान आए थे इस उम्मीद पर कि पाकिस्तान के अंदर सोशलिज़म के हवाले से काम करना जो है वो आसान होगा, मुमकिन होगा। तो लेकिन ये साजिश जो थी रावलपिंडी साजिश के, इसके अंदर कुछ ऐसा लगता है इस किताब को पढ़ते हुए कि इसमें सोशलिस्ट हज़रात को इन्वॉल्व किया गया इस साजिश के अंदर किसी तरीके से। बात ज़ाहिर है कि उनके पास कोई तोप तफंग तो नहीं था, सोशलिस्ट हज़रात जो थे वो तो फिक्री लोग थे सिर्फ, और एक तरफ जो है वो फ़ौजी, उस वक्त के जो फ़ौजी अशराफिया थी वो मौजूद थी, जो फ़ौजी थे मेजर जनरल अकबर ख़ान साहब थे, और उनके साथ जो लोग साथी थे जिनके नाम मैंने भी आपको बताए, तो उनके साथ ये सोशलिस्ट हज़रात का गठजोड़ एक अजीब सी बात नज़र आती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को अगर देखें, ज़ाहिर है कि सैयद सज्जाद ज़हीर साहब हों, फैज़ अहमद फैज़ साहब हों,
یا اور بہت سارے جو سوشل حضرات تھے اس تحریک اس سازش کے اندر شامل تھے، ان کا شامل ہونا اس لیے حیرت انگیز نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت سویلین بالادستی کے بجائے ایک فوجی اشرافیہ جو سویلین حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی تھی اور اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی تھی، اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ بہت ایک لمحہ فکریہ والی بات ہے اور سوالیہ ایک نشان بھی ہے کہ اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی محرکات کیا تھے، کہ اس وقت کی جو سوشلسٹ حضرات تھے ان کو فوجیوں کا ساتھ دینا پڑا یا دیا انہوں نے، یا اور واقعی دیا بھی کہ نہیں دیا، یا ان کو شامل کیا گیا۔ تو اس کے اندر اس کا بہت اچھا زبردست موجود ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت کم ابواب شروع میں ہیں، لیکن یہ کافی مبسوط کتاب ہے، بہت تفصیلی کتاب ہے اور تقریباً 342 صفحات پر یہ مشتمل ہے، حوالہ جات سمیت۔ اور اس کے اندر سازش ریاست جموں کشمیر، پھر جموں کشمیر سے ڈسپوائنٹمنٹ کس طرح ہوئی فوجی اشرافیہ کو ہماری، اس کی سازش کے تانے بانے کہاں بنے گئے، اس میں کون کون لوگ شریک تھے، کیا کیا منصوبہ طے پایا، اس تمام کی تفصیل آپ کو ملے گی۔ پھر اس میں اشتراکی حوالہ جب آتا ہے تو اشتراکی حوالہ کس طرح شامل ہوا، کس طرح ان کو کنونس کیا گیا، یا یہ لوگ کس طرح اس کو شامل ہوئے، انہوں نے کیا سوچا تھا، ان کے پیچھے جو اشتراکی حضرات تھے یا سوشل حضرات تھے ان کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، ان کے ذہنوں میں کیا کہانی تھی کہ وہ کس طریقے سے اور کیوں جو ہے وہ ساتھ دینا چاہتے تھے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں اور یہ راولپنڈی سازش کیس پکڑی گئی، اسکندر مرزا صاحب نے پکڑی، ایوب خان صاحب نے پکڑی، لیاقت علی خان صاحب کی گڈ بک میں اپنا نام لکھوایا، اور اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ جو ہوا، اسکندر مرزا صاحب نے جو کیا، ایوب خان صاحب نے جو کیا، وہ ہماری تاریخ ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو تو تین بنیادی چیزیں تو بہت واضح ہو جائیں گی کہ پاکستان کی بالکل ابتدائی کے اندر 1950-51 کے اندر ہی ہماری جو سول ایک جو قیادت تھی اس کی کیا سوچ تھی، اور اس کے بالمقابل جو ہے ہماری جو اس وقت کی فوجی اشرافیہ تھی اس کی کیا سوچ تھی، اور ان کے درمیان ٹکراؤ کس طرح ہوا، اور اس فوجی جو بغاوت تھی اس کو فوجیوں نے ہی پکڑا اور تشدد بام کیا، اور اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کے گڈ بک میں اپنا نام لکھوایا، اور اس کے بعد پھر لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ناظم الدین، پھر ناظم الدین کے بعد غلام محمد، غلام محمد کے بعد اسکندر مرزا، اسکندر مرزا صاحب کے بعد پھر ایوب خان صاحب، ایوب خان صاحب کے بعد یحییٰ خان صاحب، یحییٰ خان صاحب کے بعد آپ کو معلوم ہے ضیاء الحق، جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، پھر مشرف۔ تو یہ ایک ہماری تاریخ ہے، راولپنڈی سازش 1951، پاکستان میں فوجی انقلاب کی پہلی کوشش، جو کہ یقیناً آخری نہیں ہے۔ حسن ظہیر صاحب نے لکھا ہے، ترجمہ سہیل انجم صاحب کا، رائل بک کمپنی نے اس کو چھاپا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے، ہماری تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے۔